इसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी आएंगे। तो ये कुछ नए एडिशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नई डेफिनेशन हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो ये है जो मैं आपसे एक्चुअली जानना भी चाहता था। सर ये बताइए कि देखो कैपेक्स का जो पूरा खेल है वो ज़्यादातर अभी भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, प्राइवेट कैपेक्स अभी भी बहुत कम है। इसको फिर कैसे प्ले, केवल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? हाँ, ये बहुत क्लोजली सोचने वाली बात है। अगर हम देखें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स 2007 से लेके 20 तक हम 1.7% ऑफ जीडीपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना स्पेंड कर रही थी ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मगर डिस्पाइट कोविड सरकार ने लीड ली है और अपना एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाया है। सो 21 से लेके अभी अगले 24 तक हम देख रहे हैं जो 2% से लेके 3% तक का सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ता जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लीड कि हम खर्चा कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, जो हमने पिछले 15 सालों में नहीं देखा, वो हमें अब दिखने को आ रही है। जो लार्ज ऑर्डर फाइनलाइजेशन हो रही है सरकार की तरफ से, वो हमें दिखने को आ रही है। सो ये सबसे प्राइवेट सेक्टर को एक लीड मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसके कारण हमें दिखता है कि वो कंपनीज भी आके खर्चा करना चालू करेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे तो प्राइवेट कैपेक्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 5.5 से 6 लाख करोड़ के बीच में। हमें लगता है कि अगर हम लीड इंडिकेटर, जिससे हमें आज ही पता चले कि प्राइवेट कैपेक्स में क्या सोच रहे हैं, तो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा पिकअप आ रहा है। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स दिखाते हैं कि प्राइवेट कंपनीज आगे जाके और निवेश करना चाहती हैं, तो उस डेटा को देख के हमें लग रहा है कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। दूसरा, अगर हम प्राइवेट कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं तो ये 72% के आसपास चल रही है और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डिमांड ग्रोथ के साथ, उन कंपनीज को अपनी कैपेसिटी एडिशन प्लान करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारी डोमेस्टिक डिमांड पिकअप होती है एंड हम एक्सपोर्ट्स के लिए रेडी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर विल डेफिनेटली जंप इन और कैपेक्स बढ़ेगा। सिंह साहब, इसमें एक सवाल है कि देखिए मार्केट में पैसा तब बनता है जब ग्रोथ होती है, और ग्रोथ पे कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जब हमको ये ऐसी दिक्कत थोड़ी दिख रही है कि ग्रोथ में मुश्किल आ सकती है ग्लोबली, और इंडिया की भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, वैसे में ये इंफ्रा सेक्टर कैसे रन करे, क्योंकि ये तो एकदम प्रॉक्सी होता है ग्रोथ का। सो अगर आप आज की डेट में ये कंपनीज की ऑर्डर बुक्स देखें तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर कंपनीज की रेवेन्यू और अर्निंग्स विजिबिलिटी 2 से 3 साल के लिए बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अगर हमने जैसे बात करी रेलवेज की, डिफेंस की, इन सब कंपनीज की ऑर्डर बुक्स आज की डेट में उनकी हमें अर्निंग्स की बहुत क्लियर विजिबिलिटी देते हैं अगले 3 साल के लिए। तो हमारा मानना ये है कि अगले 3 से 5 साल के लिए हमारी जो ग्रोथ है ये बहुत डोमेस्टिक ड्रिवन है। ये हमारी अपनी जो इंपोर्ट बैंस हैं ऑन द डिफेंस, या अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, रूम एसी के 60 से 70% जो कंपोनेंट है वो सब हम इंपोर्ट करते थे आज तक, जैसे कंप्रेसर, बट वो अब सब पे बैन लगने के कारण उनको आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जब आपका इंपोर्ट्स बंद होगा, आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पिकअप होगा और आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को केटर करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको ये पुश क्लियरली दे रही है कि हम 3% ऑफ द जीडीपी अब स्पेंड कर रहे हैं वर्सेस जो हम 1.7% कर रहे थे। सो इन कंपनीज की अपॉर्चुनिटी साइज, जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है और मार्केट एक्सपैंड हो रही है। दूसरा, हमने क्या देखा है कि पिछले साइकिल में जब बहुत मंदी का टाइम था, तब बहुत सारी कंपनीज जो सरवाइव नहीं कर पाई, कंपनीज ने कैपेसिटी ऐड नहीं करी। तो अब जब डिमांड आएगी तो हमें दिखेगा कि बहुत कम कंपनीज हैं जो उसको केटर कर सकती हैं, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, और वो अर्निंग्स ग्रोथ उनकी ट्रांसलेट होगी। सर एक ये बताइए, एसी वाला जो अभी आपने उदाहरण दिया, आप उसको मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? तो वो हम क्या मानते हैं कि ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। ओके। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनेगा तो उससे हमारा ओवरऑल जॉब क्रिएशन होगा और उसी से हमारा कंजम्पशन ग्रोथ आएगा। आज की डेट में इंडिया के पास बहुत यंग स्किल्ड मैन पावर है, और अगर हमें गुड क्वालिटी ऑफ जॉब चाहिए तो हमें उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। सो मैन्युफैक्चरिंग आपका किसी भी पार्ट का कंपोनेंट का हो सकता है, मोबाइल फोन्स हैं,
आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी कंपोनेंट हम आज की डेट में इंपोर्ट कर रहे थे, हमें वो इंपोर्ट बंद करके अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। तो ये चलिए खैर, ये तो आपने मैन्युफैक्चरिंग के तहत ला दिया। अच्छा, एक चीज बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बिना लेंडिंग के तो हो नहीं सकती, पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जो इसके लेंडर्स हैं, बैंक्स, वो क्यों नहीं मानते आप लोग कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, क्योंकि बिना उनके तो काम ही नहीं चलेगा। अगर आप टाइगर फंड का भी कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो हमने इसमें जो फोकस है वो रखा है कोर कंपनीज पे, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन फोकस्ड हैं। उसके दो कारण हैं। अगर आप ये कोर सेक्टर्स का वेट निफ्टी 50 में आज की डेट में देखते हैं तो ये 28 से 29% का वेट है, जो पिछले पीक में 70% का वेट होता था। तो हमने क्या देखा है कि जो कोर सेक्टर्स है उनका वेट मेन इंडाइसेस में, निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में बहुत कम हो गया है। दूसरा ये है कि अगर हमें किसी भी और डाइवर्सिफाइड फंड को देखना है तो उसमें फाइनेंशियल्स या लेंडर्स का वेट 30 to 35% होगा, क्योंकि उनके अंडरलाइंग इंडेक्स का वेट उतना फाइनेंशियल्स में जाता है। क्योंकि अगर हम 2007 में देखें तो कैपिटल गुड्स का जो वेट 10-10.5% था, वो अभी 3% हो गया है। तो इस हिसाब से आपका वेट इतना कम है फॉर निफ्टी 50, तो आपको अगर उसमें एक्सपोजर लेना है तो आपके लिए एक थीमेटिक फंड जिसमें हायर वेट फॉर दीज सेक्टर्स है, वही बहुत सुटेबल रहता है। ओके, तो मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव प्ले है इसमें। और एक्चुअली मैंने शुरू में हम लोगों ने जब डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना वेग, बड़ा शब्द है कि इसके अंदर कुछ भी आप ले आइए और कुछ भी आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिंह साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्टोरल फंड में रिस्क क्या होता है।